वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं रिवेंज मानवा, जिसमें मेन कैरेक्टर मरने के बाद पास्ट में चली जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की होगी जिसे उसी के लालची अंकल मरवा देते हैं और उसके फैमिली वेल्थ पे कब्जा कर लेता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कहती है यहाँ बहुत ही ज्यादा उजाला है और कहती है मैं तो उसी दिन मर गई थी। और सीन यहाँ शिफ्ट होता है एक फ्लैशबैक में, जहाँ हम देखते हैं एक बड़ा शहर जहाँ चारों तरफ उजाला ही उजाला था और आकाशों में हर जगह पर पटाखे फूट रहे थे। एक बड़ा गेट से एक चैरेट अंदर आ रहा था, जिसे देखकर सब बोल रहे थे ये हमारे नया एम्परर का चैरेट है, सब रास्ता दो। और कहने लगे थर्ड प्रिंस आप कुछ ही समय में हमारे राजा बन जाएंगे। उस राज्य में एक रूमर फैला था, थर्ड प्रिंस जो कि अपने दोनों बड़े भाई और अपने बहन को खून कर वो ये राजगद्दी संभालने वाले हैं। आगे हम देखते हैं उसी राजकुमार को जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। वे बनने वाले थे सेवंथ एम्परर ऑफ किंगडम ऑफ योग। उनका नाम कार्लस योग था। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन उसके हाथों में जंजीर से बांधा गया था और उसके कपड़े में हर जगह पर पैचेस थे। उसके पीछे दो गार्ड्स खड़ी थे। वे कहते हैं हे लड़की यहाँ से जल्दी चलो, और कहते हैं हम कितने अनलकी हैं जो हमें इस लड़की के ऊपर नजर रखने के लिए भेज दिया गया। आज तो राज्य अभिषेक के दिन था। तभी एक आवाज आता है ललित निकोला, ललित निकोला। इस आवाज को सुनकर वे लड़की अचानक से होश में आ जाती है और इधर उधर ताकने लगती है। कहती है कौन हो, किसने इस नाम से पुकारा, किसने मुझे बुलाया। वे अपने आँखों में एक उम्मीद लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और कहती है गॉड क्या आप मुझे बचाने आए हैं। इतने में हम उसी राजकुमार को देखते हैं जो कि उसके सामने आ खड़ा होता है और पूछता है ये लड़की कौन है। इतने में पीछे से एक गार्ड आता है और उस लड़की को ऊपर लात बरसाने लगता है और कहता है हे लड़की क्या तुम भागने के लिए सोच रही थी? क्या तुम हमारे महाराज का राज्य अभिषेक खराब करने की कोई योजना तो नहीं बना रही? ये बोलते हुए उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं, लेकिन राजकुमार ये सब देखकर अनदेखा कर देता है और कहता है चलो यहाँ से। वो लड़की ये सब देखकर अपने हिम्मत हार जाती है और कहने लगती है क्या भगवान सच में होते हैं? सीन यहाँ शिफ्ट होता है चर्च की ओर, जहाँ राजकुमार प्रीस्ट के सामने घुटनों पर बैठा होता है। प्रीस्ट एक स्क्रॉल खोलते हैं और कहते हैं क्या तुम इस राज्य का राजभार और इस राज्य में जितने भी लोग हैं उन सब के भार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो? और क्या तुम इस राज्य में सुख समृद्धि लाओगे? इसे सुनकर वे राजकुमार कहता है हाँ, मैं इस राज्य को हर कीमत में बचाऊंगा और इस राज्य को खुशियों से भर दूंगा। तभी हम देखते हैं राजकुमार को राज मुकुट पहनाकर उसे राजा की तौर में घोषित कर दिया जाता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी लड़की को और वो दोनों गार्ड्स को जो कि एक पुल पर आकर खड़ी होते हैं और वे उस लड़की से कहते हैं तुम हम पर गुस्सा मत होना, हम तो बस काउंट बैलेस का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए। इतना बोलकर उस लड़की को मुंह के ऊपर पट्टी बांध दिया जाता है और उसके पैरों में पत्थर बांध दिया जाता है। फिर उसे उसी नदी में फेंक दिया जाता है और वो दर्द से रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वे डूबते हुए ये सोचती है मैं किंगडम ऑफ योग, इस किंगडम के सबसे पुराने फैमिली में से एक निकोला, इस फैमिली में मैं जन्मी थी।
जब मैं 16 साल की थी तब मेरे पापा एक मार्कस बन चुके थे और वे एक एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे मॉम भी कुछ दिनों के बाद इस दुनिया को अलविदा बोलकर चली गई और मैं एक अनाथ बन गई। उस समय नियम के अनुसार जब तक कोई 18 साल की ना हो जाए उसे किसी भी तरह की टाइटल नहीं दिया जाता है। इसीलिए मेरे पिता का जितना भी प्रॉपर्टीज था वे सब मेरे मैटरनल अंकल को ट्रांसफर हो गया जब तक कि मैं एक 18 साल की ना हो जाऊं। एक दिन मेरे अंकल मुझे काउंट वेलोस भेज दिए जहां मेरा फियांसे था, लेकिन दुविधा वाली बात ये थी मेरा फियांसे एंटोनी वेलोस वो किसी दूसरे लड़की के प्यार में पड़ जाता है और वे कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा और वो लड़की मेरे अंकल की बेटी होती है। उसका नाम एलिना होता है जो कि बाहर से देखने में एक अच्छी और सुंदर लड़की बनती है, लेकिन वो उतना अच्छी नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाती है। लेकिन फिर भी सब उसे चाहते हैं क्योंकि उसका असलियत कोई नहीं जानता है मेरे सिवा। एलिना ललित को देखकर कहती है तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ललित को जो कि फ्लोर साफ कर रही होती है। इसे देखकर दो सर्वेंट हंसने लगते हैं। उसमें से एक सर्वेंट बोलती है ये तो हमारे पुराने काउंट की बेटी है, लेकिन अभी इसका हाल देखो, ये तो एक सर्वेंट से भी गई गुजरी हो गई है। दूसरे सर्वेंट बोलती है ये तो हमसे भी अच्छा साफ कर रही है, शायद ये सर्वेंट बनने के लिए ही जन्मी है। ये बोलकर वो दोनों सर्वेंट हंसने लगते हैं। तभी लिलित अपने मन में सोचती है तुम कुछ दिन और रुको, जब मैं 18 की हो जाऊंगी और एंटोनी से शादी कर लूंगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सर्वेंट है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है 18वें जन्मदिन के एक महीने पहले, जहां हम देखते हैं एक ऑफिस को जिसमें दो बंदे बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लिलित का अंकल होता है और दूसरा ऑथर वेलोस होता है। अंकल ऑथर से बोलते हैं कुछ ही दिन बाद लिलित 18 की हो जाएगी और मुझे जो टाइटल उसके पिताजी से मिला था मैराकस, ये टाइटल मुझे उसी के हाथ सौंप देना होगा और पता नहीं जब वो मार्कस बन जाएगी तब वो मुझे जिंदा छोड़ेगी या नहीं। तभी ऑथर बोलता है लेकिन लिलित तो एक छोटी बच्ची है और वो निकोलस फैमिली की आखिरी वारिस है। इतने में हम देखते हैं लिलित जो कि उसी गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है और उनके बातें सुनने लगती है। तभी अंकल बोलता है तुम क्यों इतने अच्छे बने फिर रहे हो, तुम ही थे जो उसके फादर को मार दिए। इसे सुनकर लिलित बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या मेरे पिताजी के मौत के पीछे इन दोनों आदमी का हाथ था, वे एक्सीडेंट में नहीं मरे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं आतुर को जो कि कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की ओर जाता है। तभी लिलित हिम्मत जुटाती है और चाकू लेकर उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मेरे पिताजी के कातिल हो। कहते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन ऑथर इसे देख लेता है। ऑथर साइड होकर उसके ऊपर हाथ छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है और कहता है मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी बख्श दो, लेकिन तुम शायद अपनी मुंह को नहीं बंद रखोगी। और कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हें मारने के सिवा। इतना बोलकर वे दो गार्ड्स को बुलाता है जो कि उसे खींच कर लेके जाते हैं। तभी ललित बोलती है काउंट ऑथर और अंकल विलियम्स, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। गुस्से भरी नजरों से देखकर उसे बोलने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहां वो सोचने लगती है मैं तो लैम्बो ब्रिज के नीचे बह रहे नदी में मुझे ठेल दिया गया था और मैं डूब गई थी, लेकिन फिर भी मैं अभी जिंदा हूँ, क्या ये मेरा सपना है। तभी वो अचानक अपने बिस्तर से उठती है और आजू बाजू देखने लगती है और कहती है ये तो मेरा ही रूम है, क्या मैं अभी तक मरी नहीं, क्या ये एक बुरा सपना था। नहीं, ये बुरा सपना नहीं हो सकता है। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आता है और वो देखती है उसके मॉम को जो कि जिंदा होती है। लिलित को अपने मॉम की आवाज सुनकर उसके आंखों में आंसू भर जाते
जाता है और कहती है नहीं, मैं सपना नहीं देख रही, ये हकीकत है। लिलित अपनी मॉम को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मम्मा करके चिल्लाने लगती है। तभी उसके मॉम पूछती है तुम क्यों अपने जूते नहीं पहनी हो, अगर तुम्हें कुछ बीमारी हो गया तो। लिलित की मॉम के नाम मेला निकोला होता है। लिलित अपने मॉम के गले लग जाती है और रोने लगती है। रोते हुए वे अपने मन में सोचती है ये जरूर कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, और अपने मॉम से कहती है मॉम आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। उसकी मॉम थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछी क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई, क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही थी। लिलित कहती है वैसा कुछ नहीं है, बस आपको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ये बोलते हुए वो बात को टाल देती है और अपने मन में सोचती है मेरे साथ क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जरूर सपना नहीं था, क्योंकि मैं अभी वापस जिंदा हो गई और मैं उसी टाइम पर आ गई जहां मेरे मॉम और डैड जिंदा थे। मैं जरूर उनको इस बार प्रोटेक्ट करूंगी, उनसे जिनसे मेरे मॉम डैड को खतरा है। मेला लिलित के पीठ को थपथपाती है और कहती है अरे मेरे बच्चे, चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें बाहर भी तो जाना है। लिलित पूछती है बाहर जाना है, लेकिन कहाँ। मेला लिलित की आंसुओं को पोंछते हुए कहती है आज तुम्हें वेलोस पैलेस जाना है तुम्हारे पापा के साथ, क्या तुम भूल गई। लिलित शॉक हो जाती है इसे सुनकर और कहती है वेलोस, और फिर वे अपने मन में सोचती है अच्छा आज ही के दिन तो मैं पहली बार अपने फियांसे एंटोनी से मिली थी। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मेरी ओर देखा तक नहीं, लेकिन एलिना की ओर जरूर वो देख रहा था। इतने में मेला कहती है लिलित क्या तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो बताओ, तुम घर पर आज रेस्ट ले सकती हो, आज तुम कहीं मत जाओ। तभी लिलित कहती है नहीं मैं तो ठीक हूँ, और वो उसकी मॉम के हाथ से ब्रेकफास्ट ले लेती है और कहती है मैं जल्दी से इस ब्रेकफास्ट को खत्म करके यहाँ से निकलती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है मुझे ये नया जिंदगी मिला है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, और जो लोग मुझे पिछले जन्म में परेशान किए थे सालों तक, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर लिलित अपने मॉम से कहती है क्या आप ऑर्डर से कह सकते हैं थोड़ी देर और रुकने के लिए। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और लिलित अपने वार्डरोब को देखती है और कहती है इसमें तो सब एक ही रंग का कपड़ा है, क्या दूसरे रंग नहीं है मेरे पास। उसके असिस्टेंट ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है नहीं आपके पास तो केवल लाल रंग का ही कपड़ा है माय लेडी, और शुरुआती से आपको ये लाल रंग बहुत ही ज्यादा पसंद था। फिर लिलित ख्यालों में खो जाती है और कहती है हाँ, लेकिन वो सोचने लगती है उसे इसी टाइम पर किसी ने धक्का दिया था और कहा था कि तुम कैसे एंटोनी से फ्लर्ट कर सकती हो। तभी मैं गुस्से से उससे पूछी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दोगी, एंटोनी मेरा फियांसे है, क्या तुम समझी। वो धक्का देने वाली लड़की एलिना थी जो कि कहती है फियांसे, क्या मजाक कर रही हो, अपने शक्ल को देखी हो कभी, तुम्हें लगता है एंटोनी तुम्हें पसंद करेगा, वो भी इस रंग के कपड़े में। एलिना फिर हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें पता नहीं एंटोनी को लाल रंग से नफरत है। लिलित कहती है क्या उसे लाल रंग पसंद नहीं। एलिना कहती है हाँ, उसे लाल रंग पसंद नहीं, क्योंकि एंटोनी की माँ एक दिन सुसाइड कर ली थी। जब उनके बॉडी को रिकवर किया गया था तब उनके कपड़े पर हर जगह केवल लाल ही लाल था। इसे देखकर एंटोनी बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है और तब से उसे लाल रंग पसंद नहीं। कितने पागल हो, क्या तुम्हें ये सब भी नहीं मालूम है और तुम कहती हो कि तुम एंटोनी का फियांसे बनोगी। इतना बोलकर एलिना वहाँ से चले जाती है और गुस्से भरी नजरों से कहती है मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, तुम दोबारा एंटोनी के पास जाना नहीं, एंटोनी सिर्फ मेरा है। इतना कहकर वो चली जाती है। लिलित इसे प्रेजेंट में बड़बड़ा रही होती है और कहती है क्योंकि मुझे पास्ट में ये सब नहीं मालूम था, इसीलिए मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया, लेकिन अब ये सब नहीं होगा।
मैं उस एलिना को दिखा दूंगी जब किसी से किसी चीज छीना जाता है तब उसे कितना दर्द होता है। तभी उसका असिस्टेंट पूछती है, माय लेडी ये आप क्या बोल रहे हैं। लिलित होश में आती है और कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और कहती है क्या आप मुझे मदद करेंगे एक ब्लू ड्रेस खोजने में, मुझे ब्लू ड्रेस भी पसंद है और मैं आज ब्लू ड्रेस ही डालूंगी। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक चैरियट को जो कि बाहर खड़ा होता है। उसमें लिलित का फादर वेट कर रहे होते हैं। लिलित चैरियट पे बैठती है और अपने फादर से पूछती है, फादर हम क्यों काउंट्स पैलेस को जा रहे हैं, क्या वो यहाँ नहीं आ सकते। इनका नाम मैथ्यू निकोला होता है और ये एक मैरकस है। मैथ्यू बोलते हैं, मुझे काउंट बैलेस से कुछ बातचीत करना था इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं और काउंट बैलेस ये चाहते हैं कि मैं सेकंड प्रिंस के साथ खड़ा रहूं। लिलित सोचती है, सेकंड प्रिंस पिछले लाइफ में वेलोस फैमिली ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सेकंड प्रिंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे रहकर फर्स्ट प्रिंस को भी हेल्प किया करते थे। ललित पूछती है अपने पापा से कि वो किन्हें सपोर्ट करेंगे। इस पे ललित के पापा कहते हैं, सच बताऊं तो मैं इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता, ये उनकी परिवार की मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन क्योंकि तुम्हारा एंगेजमेंट एंटोनी से हुआ है, सब ये सोचते हैं मार्कस फैमिली प्रिंस सेकंड को सपोर्ट करेंगे। तभी ललित अपने मन में सोचती है कि पिछले लाइफ में जितने भी लोग प्रिंस सेकंड को सपोर्ट किए थे वो सब लोग किसी न किसी हादसे में मारे गए, केवल बैलेस को छोड़कर। ललित अपने डैड से पूछती है, आपका क्या ख्याल है प्रिंस थर्ड के बारे में, वे भी तो अगले एम्परर बन सकते हैं। मैथ्यू ललित के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, प्रिंस थर्ड को एक बीमारी हो गई है जिसके कारण वे राजा नहीं बन सकते हैं और उनके बीमारी के कारण कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आगे मैथ्यू कहता है, तुम ये सब नहीं समझोगी, तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो इन कंट्रीज के मैटर में, इसे समझना इतना भी आसान नहीं। ललित अपने सर को झुकाती है और कहती है, मैं समझ गई पापा, लेकिन वो अपने मन में सोचती है, क्या मैं पापा को सब कुछ बता दूं मेरे पिछले लाइफ के बारे में, क्या वो इस पर विश्वास करेंगे या फिर हंसी उड़ाकर इसे भुला देंगे। आगे वो सोचती है और कहती है, मेरे पास्ट लाइफ में किंग प्रिंस थर्ड ही थे जो कि यॉर्क किंगडम के एम्परर बने थे। आगे वो सोचती है, अगर मैं अपने पेरेंट्स को सेफ रखना चाहती हूँ तब मुझे प्रिंस थर्ड को सपोर्ट करना चाहिए ताकि जब वो आगे एम्परर बनेंगे तब वो हमारे कुछ हेल्प कर सके। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक आलीशान महल। चैरेट वहाँ आके रुकता है और दोनों ललित और मैथ्यू चैरेट से उतरते हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए एक बटलर आता है जो कि मैथ्यू से कहता है, मास्टर आपके लिए लिविंग रूम में वेट कर रहे हैं। आगे बैरस्टोन बटलर कहता है, मैं कुछ स्नैक्स प्रिपेयर करके रखा हूँ जो कि दूसरे रूम में है, आप वहाँ जाकर वेट कर सकते हैं जब तक आपके पिताजी और हमारे मास्टर एक दूसरे से बात ना करें, आप वहीं रहिए। ललित अपने मन में सोचती है, यही सही मौका है मुझे एंटोनी से एक बार फिर से मिलने का, और वो कहती है बटलर से, ठीक है मैं वहाँ जाकर के वेट कर लूंगी। हम देखें बटलर को जो कि ललित से कहता है, माय लेडी मैं आपको गाइड करता हूँ इस मैंशन को पूरी तरीके से दिखाने के लिए। तभी ललित कहती है, आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचे, मैं अपने आप इस जगह को देख लूंगी। बटलर मुस्कुराते हुए कहता है, ये मैंशन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, आप यहाँ रास्ता भटक सकती हैं। तभी ललित हंसते हुए कहती है, आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। आगे वे अपने मन में सोचती है, मुझे इस बटलर के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इस मैंशन को अच्छी तरीके से जानती हूँ। आगे हम देखते हैं ललित जो कि एक रूम के अंदर जाती है और अपने मन में सोचती है, ये वही
जगह है जहाँ पर मैंने एंटोनी से पहली बार मिली थी, जहाँ वो एक बुक रीड कर रहा होता है और मैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई थी। मैं उसे केवल हेलो बोलकर इस रूम से बाहर चली गई थी। एंटोनी बाद में एलिना से मिला और वो एलिना को मुझे समझकर उससे बात करने लगा। इतना सोचते हुए वे एक किताब निकालती है और कहती है, हाँ यही किताब था जिसे एंटोनी पढ़ रहा था। इस किताब को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान था। और वे अपने मन में सोचती है, अब मुझे केवल एंटोनी का इंतजार है। इतना कहकर वो एक सोफा पे बैठ जाती है और किताब पढ़ने लगी है। किताब पढ़ते हुए वे ये सोचने लगी है, पिछले जन्म में मैंने जो भी गलती की थी उसे मैं इस जन्म में नहीं रिपीट करूंगी। आगे हम देखते हैं एंटोनी को, जो कि उसी रूम में आता है। वहाँ किसी अनजान लड़की को बैठे देखकर एंटोनी उससे पूछता है, आप कौन हो? ललित उसकी ओर देखती है और पूछती है, कौन? तभी हम देखते हैं एंटोनी को, जो कि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा पीला पड़ जाता है और कह रहा है। हम देखते हैं एंटोनी को, जो कि ब्लश करते हुए पूछता है, आप कौन हो यंग लेडी? ललित अपने चेहरे पर एक बड़ा मुस्कान लिए कहती है, मेरा नाम ललित है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ललित का नाम सुनकर एंटोनी सोच में पड़ जाता है, क्या ये सचमुच ललित निकोला है? यही मेरे फियांसे है। ये कहते हुए वे उसके ओर जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, आपको डराने का इरादा नहीं था मेरा। ललित मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं इतना नहीं डरी जिससे मेरे हाथ से एक किताब छूट जाए। उस किताब को देखकर एंटोनी उस किताब को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, इस किताब का नाम द लाइट ऑफ सेंट है। ये तो मेरे फेवरेट बुक में से एक है। क्या आपको भी ये पसंद आया? लिली थोड़ा उदास चेहरा रखकर कहती है, नहीं मुझे ये किताब इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका जो एंडिंग है ये बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक एंडिंग है। ये क्रो जिसने ह्यूमन को इतना हेल्प किया, लास्ट में ह्यूमन उसे ही मार दिया। भगवान कितना कठोर है। आगे वो कहती है, मैं नहीं समझ पा रही ऐसा क्यों हुआ। एंटोनी कहता है, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन हमेशा किसी बड़े चीज हासिल करने के लिए वह अपने अच्छाई के रास्ता भुलाकर ईवल की रास्ता अपना लेता है। ललित ये जवाब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं इस एंगल से तो सोची नहीं। आगे वो कहती है, क्या आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं? तभी एंटोनी कहता है, मेरा नाम एंटोनी बैलेस है। ये नाम सुनकर ललित उठकर खड़ा हो जाती है और कहती है, एंटोनी बैलेस? इतना कहते हुए वह उसकी ओर बढ़ती है और जानबूझकर ठोकर खाने की एक्टिंग करती है और उसके ऊपर गिर जाती है। तभी एंटोनी उसे पकड़ लेता है और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे हैं। ललित को इतना करीब देखकर एंटोनी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। और कहता है, क्या आप ठीक हो? ललित कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मैं अपने घुटनों से टकरा गई इसीलिए मैं गिर पड़ी। एंटोनी ब्लश करते हुए कहता है, आप माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये कभी कभी हो जाता है। आगे एंटोनी पूछता है, क्या आपके साथ आपके पिताजी भी आए हैं? तभी ललित बताती है, हाँ मैं अपने पिताजी के साथ आई थी, क्योंकि काउंट को कुछ बात करना था। इसे सुनकर एंटोनी थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है, मुझे पता ही था ये सब होने वाला है। ललित एंटोनी के उदास भरे चेहरे को देखकर सोचती है, ये क्यों इतना दुखी है, क्या मैं इसका एडवांटेज ले सकती हूँ? तभी एंटोनी बोलता है, यहाँ पर और भी कुछ किताब है जिसे आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। इतना कहते हुए वो सेल्फ की ओर जाता है। ललित कहती है, अच्छा तो कौन सा वे किताब है? इतना कहते ही सीन यहाँ कट होता है। मैथ्यू और वैलेस को, जो कि एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, हम दोनों को जाने हुए काफी साल हो गए हैं। वैलेस मैथ्यू से कहता है, अगर आप प्रिंस फर्स्ट को सपोर्ट करेंगे तो ये काफी अच्छा होगा। तभी मैथ्यू कहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे इस मामले में ना ही खींचे तो अच्छा होगा। वैलेस थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? आगे वो कहता है, क्या मार्कस किंगडम ऑफ योक से बाहर है? मैथ्यू गुस्से भरी नजरों से कहता है, काउंट को पब्लिकली प्रिंस सेकंड को सपोर्ट करना शोभा देता है क्या? आगे मैथ्यू कहता है, तुम मुझे बस इस्तेमाल करना चाहते हो एक चारे के रूप में, ताकि तुम प्रिंस फर्स्ट को अरेस्ट कर लो। तुम यही चाहते हो ना? क्या तुम इस राज्य परिवार में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देना चाहते हो? वैलेस कहता है, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आगे कोई भी राजा बने हमें उससे फायदा होते रहे, और फिर तुम्हें तुम्हारी बेटी की फ्यूचर के बारे में ही सोचना होगा। मान लो इस रॉयल फैमिली के झगड़े के
के बीच में वेलोस फैमिली हार जाए तो ये तुम्हारी बेटी ललित को भी अफेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम टेंशन मत करना, मैं तुम्हारी बेटी को संभाल लूंगा। मैथ्यू इस पे कहता है तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा क्योंकि वो मेरी बेटी है और तुम भूलना मत वो निकोलस फैमिली की वारिस भी है। मैथ्यू थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है और कहता है तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो। वेलोस बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है यानी कि तुम हमारे प्लान में कोऑपरेट नहीं करने वाले हो। गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है और कहता है ये कितना अनलकी पर्सन है। मार्कस टाइटल मैथ्यू निकोला के हाथ से छीन कर किसी दूसरे के हाथ देने का वक्त आ चुका है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लिलित और एंटोनी को जो कि कुछ किताबें पढ़ रहे होते हैं। लिलित पूछती है इस किताब में क्या लिखा हुआ है, तभी एंटोनी कहता है इस किताब के स्क्रिप्चर जो लिखे हुए हैं वो इन चारों राज्य को इंडिपेंडेंट होने के पहले का लिखावट है, जब इस दुनिया में गॉड्स रूल कर रहे थे। लिलित ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और पूछती है क्या गॉड इस दुनिया को रूल कर रहे थे, तो फिर क्या मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। एंटोनी इसे सुनकर कहता है हाँ मैजिक अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कुछ विजर्ड है जो कि छुपे हुए हैं और इन विजर्ड को मारने का काम एक नाइट्स को दिया गया है और उन नाइट्स का नाम द क्रो हंटर है। ललित ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और एंटोनी से पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता है, मैं ये सब पहली बार सुन रही हूँ। तभी एंटोनी थोड़ा कूल बनने के चक्कर में कहता है कोई बात नहीं, लड़कियों को बस घर के काम आना चाहिए, लड़कियों को ये सब नहीं भी पता चले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जवाब को सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है एंटोनी उसी के पिताजी की तरह है, लड़कियों को बहुत ही हीन भावना से देखा है। इतने में वहाँ पर बटलर आ जाता है और कहता है लेडी लिली मार्कस निकोला आप खोज रहे हैं, और फिर वो देखता है एंटोनी को लिली के साथ और कहता है मास्टर एंटोनी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। एंटोनी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है हम दोनों बस एक किताब पढ़ रहे थे। ललित कहती है आप हमें गलत मत समझे। ललित अपने मन में सोची है मेरे पिछले लाइफ में जब मैं अपने पापा के साथ काउंट चार्ल्स छोड़कर जा रहे थे तब मेरे अंकल विलियम और येलिना यहाँ पर आए थे। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और रुक जाऊँ तो येलिना और अंकल को आते हुए मेरे पिताजी देख लेंगे तो शायद इससे कुछ सिचुएशन चेंज हो सकता है। इतना कहते ही वे अपने गले से हार को निकालती है और सोफे के पीछे छुपा कर रख देती है। तभी एंटोनी कहता है अभी मुझे जाना चाहिए। ललित रिप्लाई में कहती है मेरा दिन आज अच्छा गया, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, इसलिए धन्यवाद। और वो उस किताब को एंटोनी को सौंप देती है। बाहर खड़े चैरियट के पास मैथ्यू खड़ा होता है जो कि ललित के लिए वेट कर रहा होता है। ललित को देखते ही मैथ्यू कहता है अब हमें चलना चाहिए। ललित कहती है हाँ। इतने में मैथ्यू नोटिस करता है ललित अंदर नहीं आई है। मैथ्यू ललित से पूछता है क्या हुआ। ललित कहती है मेरा नेकलेस, मॉम ने जो नेकलेस मुझे दी थी वो लगा है कहीं गिर गया है, शायद वो स्टडी रूम में गिर गया होगा, मैं जाकर देख कर आती हूँ, आप यही मेरे लिए रुकिए। इतना कहते ही ललित अंदर चली जाती है। मैथ्यू कहता है थोड़ा जल्दी आना, हमें निकलना है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ललित जो कि स्टडी रूम में आ जाती है और इधर उधर खोजने लगी है, जिसे देखकर बटलर कहता है क्या मैं इन मेड्स को कहकर आपके सामान खोजने में मदद कर दूं। ललित हंसते हुए कहती है नहीं आप इतना फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी। और मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ का जो मेड है वे सब अपने अपने काम में बिजी होंगे। ये सब देखकर बटलर और मेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे अपने मन में सोचने लगते हैं क्या ललित एक एंजल है। ललित बस उसे ढूंढने के बहाने इधर उधर घूम रही होती है और समय काट रही है। इतने में वो खिड़की के बाहर देखती है जहाँ अंकल विलियम चैरियट आके खड़ा होता है और वे अपने मन में सोचती है वे लोग आ गए हैं, अब मुझे निकलना चाहिए। इतना कहकर वे उसी सोफा के पास चली जाती है और वो उस नेकलेस को निकाल लेती है और कहती है ये रहा, मुझे मिल गया, अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं मैथ्यू को जो कि विलियम्स को आते हुए देख लेता है और वो सोचता है विलियम्स और एलिना दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ललित को बाहर आते हुए। वे तीनों
ललित, विलियम और एलिना तीनों आमने सामने आ जाते हैं। एलिना ललित को देखती है और कहती है, ललित तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अंकल विलियम पूछ लेता है, तुम अभी तक यही हो क्या? तुम्हारे पापा अभी तक गए नहीं है? ललित कहती है, इसमें क्या गलत है? एंटोनी तो मेरा फियांसे है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ क्या? और रही बात मेरे पापा की, वो तो कैरेज के पास पहले ही चले गए हैं। अंकल ये सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वे अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों है। ललित पूछती है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी विलियम्स पर एक छोटा स्माइल लेके कह रहा, मैं यहाँ एलिना का मैरिज के बारे में बात करने के लिए आया था। अगर कोई अच्छा लड़का एलिना के लिए मिल जाएगा तो मैं काउंट से कहूँगा कि इस मैरिज में हमारी हेल्प कर दे। एलिना एक डार्क स्माइल देती है और पूछती है और कहती है, 6 लड़के का मतलब कहीं आप एंटोनी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं? इसे सुनकर अंकल थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कह रही हो? एंटोनी तो तुम्हारा फियांसे है और मैं तुम्हारे मैरिज में क्यों दखल अंदाजी दूंगा? एलिना पूछती है, ललित तुम ऐसा क्यों बहकी बातें कर रहे हो? ललित हंसते हुए कहती है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आगे वो कहती है, क्या ग्रैंडफादर ठीक है? मुझे सुनने में आया था उनका हेल्थ अभी बहुत लड़ चुका है और कुछ रूमर ही फैला हुआ है। मेरे अंकल ने मेरे ग्रैंडफादर को पॉइजन देने की कोशिश की है। और इसे सुनकर मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अंकल विलियम्स पूछता है, क्या तुम ये रूमर कहाँ से सुनी? मुझे नहीं पता कौन ऐसा फैला रहा है, लेकिन मैं मेरे अंकल को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं करे। और फिर कहती है, मुझे ग्रैंडफादर की याद आ रही है, मैं अपने मॉम के साथ जल्दी उनसे मिलने के लिए आऊंगी। इतना बोलकर ललित वहाँ से चली जाती है। एलिना ललित को ये लुक देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। ललित अपने मन में सोचती है, शायद वे लोग डर गए, मैं उन सब की जिंदगी नरक बना दूंगी। और देखते हैं मैथ्यू और ललित को दोनों चैरियट में बैठे हुए थे। मैथ्यू पूछता है, तुम्हें आने में इतना देर क्यों हुआ? अंकल विलियम और सिस्टर एलिना से मिली, मैं उनसे थोड़ा बात करने लगी, इसीलिए आने में लेट हो गया। पर मुझे एक बात नहीं समझ आई, वो दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है अंकल विलियम और काउंट मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे हों, या फिर वो हमारे धन के पीछे पड़े हों जैसे नोवेल में हुआ करता है? मैथ्यू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अभी बच्ची हो, क्या क्या तुम सोच रही हो? चलो ठीक है, आज की रात मुझे प्रिंसेस की बर्थडे में जाना था, तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ डिनर ना कर पाऊँ। सेलिब्रेशन? पापा क्या मैं वहाँ चल सकती हूँ? लेकिन तुम्हें तो सोशल इवेंट में जाना पसंद नहीं था, अचानक ये बदलाव क्यों? ललित मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे तो सोशल इवेंट में गैदर होना पसंद नहीं, लेकिन मुझे पैलेस देखना था। और अपने मन में सोचती है, प्रिंस थर्ड से मिलने का यही अच्छा मौका है, मैं इस मौका को गवा नहीं सकती। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक आलीशान महल, चारों तरफ से गार्डन से घिरा हुआ, जहाँ कुछ सर्वेंट फ्लोर साफ कर रहे थे। उसी के बीच एक आदमी चलता हुआ आता है। आपस में 2 मेड बात कर रहे होते हैं। एक कहती है, स्वर्गीय महारानी की बेटी सोफिया इनके जन्मदिन के लिए क्यों इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं? दूसरी कहती है, हाँ वही तो, इनके जन्मदिन के कारण हमें इतना काम करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं किसी को उनके पीछे खड़ा होते हुए और कहता है, कब से नौकर मालिक के बारे में बात करना चालू कर दिए? और हम देखते हैं ये सब बोलने वाला प्रिंस थर्ड कार्लेस योक था। उसे देखकर ये दोनों नौकर डर जाती हैं और कहती हैं, माय हाइनेस मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दे। कार्लेस कहता है, इस बार तो मैं जाने देता हूँ, अगर अगली बार तुमने ऐसे बात की तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। वो दोनों नौकर कार्लेस के पैर में गिर जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दे। कार्लेस पूछता है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा? एक नौकरानी कहती है, हाँ वो शायद पियानो रूम में होगी। कार्लेस पियानो रूम की ओर बढ़ता है
उसे जाते देखकर एक कहती है ये कितना स्ट्रेंज है, ये बाकी सब पे तो आग बरसता है लेकिन अपने छोटी बहन पर इतना प्रेम क्यों करता है। दूसरी कहती है हाँ हो सकता है, ये जरूर उसी का कारण होगा क्योंकि प्रिंस थर्ड की माँ भी गुजर चुकी होती है, इसीलिए ये दोनों आपस में एम्पैथी शेयर कर लेते हैं। कार्लस पियानो रूम की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है सोफिया को पियानो बजाते हुए। वो कहता है क्या तुम पियानो प्रैक्टिस आज की भोज के लिए कर रही हो। सोफिया मुड़कर देखती है कि ये कौन बोला। तभी वो देखती है कार्लस को, जो कि अपने हाथ में कुछ गिफ्ट रखा होता है। कार्लस और सोफिया दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। कार्लस कहता है आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं गिफ्ट लाया था। मुझे डर है पिताजी मुझे जरूर इस पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें एक गिफ्ट देना, ये लो, जन्मदिन मुबारक हो। सोफिया गिफ्ट लेती है और उसे खोल करके देखती है। उसमें एक सुंदर सा हेयरपिन था, जिसे देखकर सोफिया बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। कार्लस कहता है ये कस्टम मेड हेयरपिन है, क्या तुम आज की पार्टी में ये डाल सकती हो। आज की पार्टी में तुम्हें सबसे सुंदर लगना चाहिए। लेकिन सोफिया शायद इस पार्टी से खुश नहीं थी और वो कहती है इस पार्टी के लिए मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है और मैं स्पॉटलाइट में रहना भी नहीं चाहती। ये बोलकर वो बगल में रखे हुए कुर्सी पर बैठती है और कहती है ये बर्थडे पार्टी तो एक बहाना है, पिताजी मेरे लिए फियांसे खोज रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बर्थडे पार्टी में आए हुए गेस्ट में से किसी न किसी को मैं पसंद आ जाऊंगी। यहाँ इतने लोग होंगे लेकिन यहाँ कोई भी सच्चे मन से मेरे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में नहीं आया होगा। तभी कार्लस सोफिया को ऊपर हाथ रखता है और कहता है कोई आए चाहे ना आए, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम उदास मत होना, मैं पिताजी का आज्ञा ठुकरा कर मैं तुम्हें देखने के लिए जरूर आऊंगा। इतना कहते ही हम देखते हैं कार्ल को, जो कि अपने सीने में हाथ रखकर चिल्लाने लगता है। सोफिया उसे सपोर्ट देती है और उसे उसके कमरे की ओर लेके जाती है। इतने में राज्य वैद्य को बुलाती है और कहती है क्या कार्ल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसके कंडीशन देखता है और कहता है प्रिंस थर्ड की कंडीशन दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा है, समझ में नहीं आता इनका ट्रीटमेंट मैं कैसे करूं, कुछ बीमारी पकड़ में नहीं आता। अभी के लिए मैं इन्हें कुछ दवा देता हूं जो कि इनको दर्द को शांत करे। आगे राज्य वैद्य कहते हैं अगर यही कंडीशन रहा तो इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इतने में हम देखते हैं एक सर्वेंट को, जो कि भागी भागी आती है और कहती है प्रिंसेस प्रिंसेस महाराज ने संदेशा भेजा है कुछ समय पहले, उन्होंने कहा है इस सेलिब्रेशन में प्रिंस थर्ड की कोई जगह नहीं है। इसे सुनकर सोफिया ज्यादा हैरान नहीं होती और कहती है ये सब बस इसका इलनेस के कारण है, महाराज बस डरते हैं कहीं ये अचानक गेस्ट के सामने नीचे न गिर जाए। अगर वे अपने इलनेस के कारण नीचे गिर जाएगा तब महाराज को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं समझ सकती हूँ। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं राजमहल का एंट्रेंस गेट, जहाँ पर ढेर सारा चैरियट आया हुआ होता है, जिसमें से हर राज्य का काउंट मार्कस टाइटल होल्ड किए हुए लोग आते हैं। इसी बीच हम मैथ्यू और ललित को भी देखते हैं। ललित नीचे उतरकर सोचती है जैसे मैंने समझा था वैसा ही है, प्रिंसेस के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में बहुत सारा लोग आए हैं। आगे वो सोचती है लेकिन मेरा आज का टारगेट केवल कार्लस है, मुझे मालूम है वे पिछले लाइफ में राजा बने थे, इसीलिए मुझे उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना होगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैथ्यू और ललित को दोनों राजमहल के अंदर चले जाते हैं। ललित उस पार्टी के माहौल में कार्लस को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तब वे अपने पिताजी से पूछती है पापा ये तो प्रिंसेस सोफिया की जन्मदिन है, तो यहाँ जरूर प्रिंस थर्ड भी तो आएंगे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
मैथ्यू पूछता है, तुम क्यों इतना उतावली हो रही हो प्रिंस थर्ड को देखने के लिए। ललित थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है और वो बात को टालने की कोशिश करती है। मैं सुनी थी कि आप प्रिंस के काफी करीब थे, क्या सच में फादर? इतना कहते हैं ललित अपने मन में सोचती है, पिछले लाइफ में कुछ लोग मानते थे प्रिंस कार्लस सोफिया के रेपिस्ट थे। मैं थोड़ा नर्वस तो हूँ लेकिन थोड़ा क्यूरियस भी, आने वाले राजा के बारे में सोचकर। क्या ये थोड़ा स्टूपिड नहीं है? इतने में सोफिया पियानो बजाने चालू कर देती है। उसकी आवाज को सुनकर सबका अटेंशन उसी की ओर जाता है और सब काफी इंजॉय करते हैं। ललित सोफिया को देखकर कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्या वही प्रिंसेस सोफिया है? इतने में वहाँ पर राजा आ जाते हैं और वे कहते हैं, आप सभी को यहाँ स्वागत है, मेरी बेटी के जन्मदिन के मौके में यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आगे वो कहते हैं, आप सभी के कारण हमारे राज्य बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। किंगडम ऑफ योर्क चारों राज्य में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। आगे वो अपने जाम को उठाकर कहता है, तो शुरू करें पार्टी। चारों ओर से महाराज की जय जयकार गूंज रही थी। महाराज की जय हो। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं मैथ्यू को, जो कि वेलॉस की तरफ देखता है। वे दोनों एक दूसरे को ताकते रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ बात किए। तभी ललित पूछती है, पापा क्या आप में और वेलॉस के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? मैथ्यू थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वेलॉस बोल रहा था कि मुझे प्रिंस फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं मना कर दिया। ललित कहती है, न्यूट्रल रहने में भी कोई फायदा नहीं है, तो फिर आप क्यों ना प्रिंस थर्ड को सपोर्ट करें? मुझे पता है आप इनके आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए अगर आप प्रिंस थर्ड को सपोर्ट करेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रिंस थर्ड के पीछे कोई भी पावर नहीं है। मैथ्यू मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा अगर मैं प्रिंस थर्ड को सपोर्ट करूंगा तो वो भी इस राज्य सिंहासन उत्तराधिकारी में भाग्य ले लेंगे। और क्या तुम चाहती हो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड उसके एनिमी को मैं सपोर्ट करूं? ललित कुछ कहना चाहती है, इतने में उसके पापा कहते हैं, बस बहुत हुआ, हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम मेरे काम में दखलंदाजी ना दो, लेकिन तुम तो सर पर चढ़ी जा रही हो। अब आगे एक लफ्ज भी नहीं। इतना सुनकर ललित मुंह बनाकर कहती है, ठीक है। इतने में वो एक शोर नोटिस करती है, जहां वो देखती है सभी लोग कहते हैं ये कितना हैंडसम है, ये कितना सुंदर है। ललित उसी ओर खींची चली जाती है। वो ये उम्मीद में वहाँ जाती है कि वहाँ शायद कार्लस भी होगा। मैथ्यू ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, पता नहीं इस लड़की को प्रिंस थर्ड में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही है। आगे हम देखते हैं उन राजकुमारों की तरफ एक भीड़ उमड़ पड़ती है। वहाँ केवल प्रिंस फर्स्ट एडवर्ड याक और प्रिंस सेकेंड जॉर्ज याक ही आए हुए होते हैं। इन दोनों को देखकर उस समारोह में आए सभी लड़कियां पागलों की तरह उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती है। उसी भीड़ से ललित बाहर निकलती है और कहती है, मुझे तो यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैं तो सोची थी यहाँ प्रिंस थर्ड भी आए होंगे, लेकिन यहाँ वो नहीं है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं खुले आसमान के नीचे एक लड़के को बैठे हुए, जो कि चांद की ओर देख रहा होता है। इतने में वो नोटिस करता है उसकी ओर किसी को आते हुए। वो ललित थी। ललित भी उसे देखकर कहती है, क्या ये वही तो नहीं? हाँ, ये वही है, प्रिंस थर्ड कार्लस। ललित नोटिस करती है कार्लस एक नॉर्मल कपड़ा डाला हुआ है। आगे वो अपने मन में सोचती है, मैंने कार्लस से अपने पिछले लाइफ में कभी नहीं मिली थी, तो मुझे ऐसा दिखावा करना होगा कि मैं इन्हें नहीं जानती। इतना सोचते हुए ललित अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ाती है और कहती है, यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, कुछ लोग ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर निकले हैं, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर दी? तभी कार्लस कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं,
आगे लिलित बात करते हुए कहती है, क्या आपको पता है जितने भी लोग मर जाते हैं वो सारे लोग आसमान में उन तारों के रूप में हमें देखते रहते हैं, और ऐसा भी माना जाता है जितने बार आसमान में ये सितारे टिमटिमाते हैं वहाँ के लोग हमें देखकर आंख टिमटिमाते हैं। कार्लस कहता है, ये क्या पागलपन है, ऐसा नहीं होता है, तुम कितने बेवकूफ हो। ललित कहती है, तो फिर आप क्यों इन आसमान की ओर देख रहे हैं? क्योंकि आप थोड़ा उदास थे, मुझे लगा आप इन आसमानों में किसी अपने को ढूंढ रहे हैं। कार्लस चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? लिलित कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? इतने में हम देखते हैं कार्लस को फिर से सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी लिलित उसे पकड़ लेती है। जैसे ही लिलित उसे पकड़कर पूछती है, क्या आप ठीक हैं? इतने में कार्लस नोटिस करता है उसके सीने के दर्द तुरंत ही गायब हो जाता है। लिलित इसे देखकर चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है, तुरंत ही इसका दर्द कैसे खत्म हो गया। कार्लस भी उसी की ओर हैरानी से देखता है और कहता है, ये कैसे हुआ? तभी कार्लस नोटिस करता है लिलित की हाथ उसके हाथों में था। इसे देखकर लिलित थोड़ा घबरा जाती है और वह अपने हाथ को छुड़ा कर कहती है, मुझे माफ करना, मैं अचानक ही आपको पकड़ ली। जैसे ही लिलित कार्लस के हाथ छोड़ती है वैसे ही फिर से कार्लस को दर्द होना चालू हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है दर्द से। लिलित कार्लस के दर्द को देखकर वो वापस उसे पकड़ती है। इतने में फिर कार्लस नॉर्मल हो जाता है। इसे देखकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कार्लस लिलित के हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही हैरानी से पूछता है, क्या ये तुम्हारे कारण हो रहा है? लिलित को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है, क्या मेरे कारण हुआ है? और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।